कैसे हो आप लोग? बच्चों वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्विक रिवीजन सीरीज। बच्चों हम लोग को इस सीरीज में फास्ट कुछ टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है। बच्चों हम लोग इसमें टू द पॉइंट रहेंगे, जो मेन कंसेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करते हुए पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हम लोग किस टॉपिक को रिवाइज करने वाले हैं? मॉडर्न फिजिक्स को। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले किसको? फोटॉन्स को। स्टार्ट करें, लेट्स बिगिन। बच्चों फोटॉन्स क्या होते हैं? फोटॉन्स लाइट के पार्टिकल्स हैं जो कि उसी स्पीड से चलते हैं वैक्यूम में, जो कि स्पीड ऑफ लाइट होती है, यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फोटॉन जब किसी मटेरियल पार्टिकल पर स्ट्राइक करते हैं तो वो फोर्स भी लगाते हैं, वहाँ मोमेंटम का भी चेंज होता है। लेकिन जब फोटॉन किसी मटेरियल पार्टिकल पर टकराते हैं तो वहाँ पे यानी मोमेंटम और टोटल एनर्जी ये तो कंजर्व रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स में और मे नॉट गेट कंजर्व। यानी हो सकता है 10 फोटॉन गिरे, उसमें से 6 फोटॉन उसमें एब्जॉर्ब हो गए, 4 फोटॉन वहाँ से वापस आए या रिफ्लेक्ट हुए एंड सो ऑन। फोटॉन का जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है और मास ऑफ मूविंग फोटॉन इज hf/c²। यानी अगर फोटॉन की एनर्जी को, चूंकि वो वेव है, वेव को फॉलो करेगा, तो hf, तो आप इसको अगर mc² के बराबर लिखोगे तो ये हो जाएगा hf/c²। ये हो जाएगा मास ऑफ जो मूविंग फोटॉन है वो, और उसका जो रेस्ट मास होता है वो 0। मोमेंटम की बात करें अगर, या पहले वेवलेंथ की बात कर लें जैसे भी, तो जो वेवलेंथ है किसी फोटॉन का, तो जो E= यहाँ से hc/λ, उससे भी लिख सकते हो। मोमेंटम के टर्म्स में कहा जाए तो h/p, ये किसी फोटॉन का, जो मूविंग फोटॉन है उसका वेवलेंथ है h/p। जब फोटॉन किसी मटेरियल पार्टिकल पर गिरता है तो या तो वो अपनी पूरी एनर्जी को दे देता है या वो कोई भी एनर्जी को नहीं देता, यानी फोटॉन के लिए अपनी पार्शियल एनर्जी को ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं होता। तो बच्चों ये हो गई बेसिक जो फोटॉन है उनकी प्रॉपर्टीज। फोटॉन्स के का जो आप इस्तेमाल करते हो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें हम लोग टू द पॉइंट रहेंगे और फास्ट रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग कोशिश ये करेंगे कि कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको रिवाइज कर लें। बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि आप कह सकते हो कि फोटॉन्स का एक एप्लीकेशन पार्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि आप हाई एनर्जी फोटॉन्स को गिराते हो। कहाँ गिराते हो? उसे हैवी मेटल पर गिराते हो। जब फोटॉन्स हैवी एनर्जी ले करके फोटॉन्स आकर के स्ट्राइक करते हैं, तो अगर उनके पास सफिशिएंट एनर्जी है तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम सामने किसी प्लेट पर खींच लें तो हमें बाहर सर्किट में, आउटर सर्किट में करंट मिल जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ऑब्वियसली इस फोटॉन के पास एनर्जी जो मेटल के वर्क फंक्शन है एटलीस्ट उसके बराबर होनी चाहिए, कभी वो एनर्जी को, फोटॉन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा। अगर मान लो हमारे पास जो वर्क फंक्शन है मेटल का वो सपोज है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो हम फोटॉन लेकर के आ रहे हैं वो अगर उससे कम का है तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा। यानी फोटॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, इसीलिए हम इसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट बीम का यूज करते हैं। बच्चों जो फोटॉन का जो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो फोटॉन को रिलेट करती है, या कहें फोटॉन की एनर्जी को रिलेट करती है, तो E= क्या होता है? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यानी जो फोटॉन की एनर्जी है वो दो हिस्सों में जाएगी, कुछ तो जाएगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और जो बची हुई एनर्जी है वो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगी। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन गिराया है और जो वर्क फंक्शन है वो सपोज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके निकलेगा, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ये बच्चों मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्यों कही जाती है? क्योंकि इससे ज्यादा एनर्जी होना पॉसिबल नहीं है बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि 10 की एनर्जी आ रही थी। हाँ, 4 से कम एनर्जी संभव है, लेकिन इससे ज्यादा एनर्जी होना पॉसिबल नहीं है। बच्चों वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी या वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिसको कि आपको देना पड़ता है फोटॉन से मेटल पर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो क्या कहलाता है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी इसी फाई को, इसी वर्क फंक्शन को आप रिप्रेजेंट करते हो h × f0 से, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और इसी को
एच सी बाय लैम्डा नॉट से, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो जो वर्क फंक्शन है उसका डायरेक्ट रिलेशन है फोटॉन्स के एनर्जी से। बच्चों एक चीज और, जब फोटॉन्स हम गिराते हैं किसी मेटल पर, मटेरियल पार्टिकल पर, तो फोटोन कंजर्वेशन तो रूल जो है वो तो फॉलो कर ही रहा है एनर्जी और मोमेंटम के। वहां पर एक रूल और फॉलो हो रहा है जो कि है क्वांटम थ्योरी का, यानी किसी लाइट बीम की जो एनर्जी है वो फोटोन की एनर्जी का इंटीग्रल मल्टीपल है। यानी अगर एक फोटोन के पास सपोज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, जस्ट टेकिंग एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, तो इसका मतलब जो लाइट बीम होगी वो 10 इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में ही चलेगी। वो 20 हो सकती है, 50 हो सकती है, 1000 हो सकती है, लेकिन वो 25 नहीं हो सकती, जो कहलाती है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जो कि आप दो जगह पे यूज करते हो। एक तो क्वांटम थ्योरी लाइट के केस में, दूसरा जब आप इलेक्ट्रॉन्स के केस में बात करते हो तो भी यही आता है क्वांटम नेचर। यानी अगर आपने लाइट बीम की इंटेंसिटी को बढ़ाया तो इसका मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी को फिक्स लेके चल रहे हो तो आपने फोटोन की संख्या को बढ़ाया होगा, फोटोन की एनर्जी को नहीं। तो इस बात को भी हम लोगों को इस चैप्टर में ध्यान रखना पड़ता है कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाई जा रही है तो इंटेंसिटी का बच्चों डायरेक्ट रिलेशन किससे है? उसका डायरेक्ट रिलेशन नंबर ऑफ फोटोन से है। यानी अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो आपने फोटॉन्स की संख्या बढ़ाई होगी, इस बात का ध्यान देना है। तो ये हो गई बच्चों क्या? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये हो गई मैक्सिमम वेवलेंथ, जिससे कि आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो। तो जो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है, इसी से रिलेटेड कंसेप्ट आता है किसका? स्टॉपिंग पोटेंशियल का। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकला यहां से सामने वाली प्लेट पर, हमें उसको नहीं पहुंचने देना है, तो सामने वाली प्लेट पर हम नेगेटिव पोटेंशियल लगाएं, उतना मिनिमम पोटेंशियल लगाएं ताकि वो सामने वाले प्लेट पर ना पहुंच सके, ताकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमको जीरो मिले। तो बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट क्या है? वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जो आपको सामने वाली कलेक्टर प्लेट पर लगाना है ताकि मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी सामने ना पहुंच पाए। अगर वो नहीं पहुंच पाया तो ऑब्वियसली उससे कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स तो रास्ते में ही रुक जाएंगे। इसीलिए जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उसका रिलेशन बच्चों किसके साथ है? उसका रिलेशन स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ है। यानी जो इंटेंसिटी है बच्चों उसका रिलेशन होगा करंट के साथ। अभी इसको आगे ग्राफ में रिवाइज कराते हैं। काइनेटिक एनर्जी का संबंध है स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ। वर्क फंक्शन के रिलेशन है जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है या जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसके साथ। बच्चों न्यूमेरिकल्स में जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करते हो तो hc की वैल्यू को आप 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर ले लेते हो। कुछ बुक्स इसको 1240 भी लेती हैं, वो अप्रोक्सीमेशन की बात है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है। मतलब इसको जब तुम अप्लाई करोगे क्वेश्चन में बच्चों, तो इस बात का ध्यान रखना कि जो वेवलेंथ लोगे वो नैनोमीटर्स में कन्वर्ट करके तब लोगे। अब बच्चों इसमें जो ग्राफ्स बनते हैं, चलो उसकी बात करते हैं। जैसे अगर हमने करंट का ग्राफ लिया पोटेंशियल के साथ में, बच्चों पोटेंशियल कौन सा? जो सामने वाली प्लेट है यानी जो कलेक्टर प्लेट है उसके साथ में अगर हम इसका ग्राफ देखें तो वाई एक्सिस पर हमने अगर ले लिया करंट को और यहां पर हमने रखा हुआ है पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर प्लेट को, और ये हमारी इनिशियल जो ग्राफ है वो ये है। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोर्शन होता है पीछे वाला, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला जो पोर्शन होता है ये वो है, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब बन रहा है, ये सैचुरेशन करंट है। क्योंकि एक बार जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो स्पेस चार्ज पूरी तरह से खाली हो जाता है तो फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं मेटल प्लेट से वही पहुंचते हैं सामने कलेक्टर प्लेट पर, तो जो करंट होता है वो सैचुरेट कर जाता है। सब ऑब्वियसली ये जो फ्रीक्वेंसी है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। अब बच्चों मान लो ये इंटेंसिटी है I1 की और हम फ्रीक्वेंसी को तो फिक्स रखते हैं लेकिन इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। बच्चों इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब हम फोटॉन्स की संख्या को बढ़ाते हैं, लेकिन हमने फ्रीक्वेंसी को सेम रखा हुआ है। तो यहाँ यानी ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो यहाँ तक सेम आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बस फर्क क्या होगा, हम लोग यहीं से ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। यानी असर क्या पड़ेगा? अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब हुआ कि फोटॉन्स की संख्या को बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई। इसका मतलब जो हमें सैचुरेशन करंट मिलेगा वो बढ़ा हुआ मिलेगा। मतलब क्या निकला कि अगर हमने फ्रीक्वेंसी को सेम रखा है, फ्रीक्वेंसी बच्चों ऑब्वियसली थ्रेशोल्ड से तो ज्यादा ही है क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही, और ये कांस्टेंट है, मतलब इसमें हमने कोई वेरिएशन नहीं किया। मतलब समझने वाली बात बच्चों यहाँ पर जो है वो ये है कि अगर
तुमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा जो कि थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, और इंटेंसिटी बढ़ा दी, यानी तुमने फोटॉन्स की संख्या बढ़ा दिया, तो जो करंट है, सैचुरेशन करंट है, वो बढ़ जाएगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब अगर इसी का अपोजिट काम हम करें, तो जो हम ये करें कि सपोज ये हमारे पास में इनिशियल ग्राफ है, अगेन ग्राफ किसके किसके बीच में है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड सामने जो कलेक्टर प्लेट है उसके पोटेंशियल के बीच में। अब हम लोग क्या काम कर रहे हैं, इंटेंसिटी को कांस्टेंट करते हैं। तो जो इंटेंसिटी कांस्टेंट करने का मतलब जो फोटोन गिर रहे हैं उनकी जो संख्या है वो बराबर है, और हम लोग जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज कर दें। ये है फ्रीक्वेंसी 1, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी 1 ग्रेटर देन एफ नॉट होगा, तभी तो ये कब सब हो रहा है। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 1। बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल का संबंध जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसके साथ है, ठीक है, और जो सैचुरेशन करंट है उसका संबंध किससे है, उसका संबंध है इंटेंसिटी ऑफ लाइट से। तो अब अगर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, F2 को F1 से बढ़ा कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा, साथ साथ करते जा सकते हम लोग, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, लेकिन जो सैचुरेशन करंट है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब बच्चों जो कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है वो ये कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो रिलेशन है वो है किसके साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ। काइनेटिक एनर्जी का संबंध किससे है, फोटोन के एनर्जी के साथ। करंट का संबंध किससे है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब फोटोन की संख्या। तो इन दोनों बातों का डिफरेंस समझते जाना है। इसी में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं करंट का इंटेंसिटी के साथ, बच्चों ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी, तो जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, फोटॉन्स की संख्या बढ़ाते जाएंगे, हमें करंट भी बढ़ता हुआ मिलेगा। तो बच्चों ये जो ग्राफ्स हैं इन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग जरूर इसको तैयार कर लेना, जरूर इसको रिवाइज कर लेना। अब इसके बाद में जैसे हमारे पास एक ग्राफ और है, चलो उसको देखते हैं, जिसमें हम लोग जो रिलेशन है अपनी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की, उसी का यूज करेंगे। जैसे अगर हमने कहा कि हमारे पास जो फोटोन की अपने पास जो इक्वेशन आई आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के मुताबिक, तो वो क्या है, जो एनर्जी दी गई वो बराबर है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के। तो E को लिखा आपने hc बाय लैम्डा, और ये वर्क फंक्शन, और इसको लिखा E इंटू VS। तो बच्चों अगर VS का ग्राफ या VS की इक्वेशन बनाई जाए तो ये बराबर हो जाएगा किसके, इसको अगर इस साइड ले आओ तो hc बाय लैम्डा लैम्डा E माइनस फाइव बाई E। तो ये ग्राफ देखो, तो कई बार एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। इसका मतलब अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1 बाई लैम्डा के बीच का ग्राफ खींचे, ठीक है, ये इक्वेशन बनाई, काइनेटिक एनर्जी को VS के बराबर लिखा, EVS के बराबर लिखा। तो अब अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें किसके किसके बीच, स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1 बाई लैम्डा के बीच, बच्चों ध्यान रखो इसी को फ्रीक्वेंसी के बीच का भी ग्राफ कह सकते हैं, तो C बाई लैम्डा फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हो जाएगा। अगर ये देखा जाए तो बच्चों ये स्ट्रेट लाइन है विद नेगेटिव इंटरसेप्ट। नेगेटिव इंटरसेप्ट का मतलब हो गया कि ये चीज नीचे आएगी ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे इधर आएगा, और ये मेटल से इंडिपेंडेंट है। इंटरेस्टिंग बात आप ये देख सकते हो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1 बाई लैम्डा का जो ग्राफ है वो एक तो नेगेटिव इंटरसेप्ट के साथ है, और उसका जो स्लोप है वो पूरा पूरा फिक्स है। बच्चों स्लोप का काम ये वैल्यू कर रही है hc बाई। तो जो स्लोप है वो फिक्स है और वो मेटल से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब अगर हमने इसे कोई मेटल A कहा, ये कोई मेटल A है, और हम कोई दूसरा मेटल लेते हैं अगर मेटल B, तो उसके लिए भी ये ग्राफ सेम होता, स्लोप उसका सेम होता। और बच्चों ये tan थीटा अपने पास क्या होता, इस tan थीटा की वैल्यू को हम hc बाई E कह सकते हैं। बच्चों क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे कि कोई फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में कोई पॉइंट सोर्स है और उसको आपने डबल डिस्टेंस पे कर दिया, तो आप क्या काम करना, अगर डिस्टेंस डबल हो गया तो इंटेंसिटी का रिलेशन 1 बाई आर स्क्वायर, अगर पॉइंट सोर्स है तो कर देना। इसका मतलब इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर कर देना, कब, जबकि वो पॉइंट सोर्स हो, और इंटेंसिटी को प्रोपोर्शनल करना 1 बाई आर के, कब,
जब वो कैसा हो, सिलेंड्रिकल सोर्स हो। जो जब तक एग्जामिनर इस बात को अलग से ना बोले तब तक वो जो सोर्स ऑफ लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम सेम लेंगे। इसका मतलब अगर एग्जामिनर ने ये बोला कि हम जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको डबल डिस्टेंस पे कर देते हैं, तो बच्चों डबल डिस्टेंस पे करने पर इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी। इसका मतलब जो सैचुरेशन करंट है वो 1/4 हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक स्टॉपिंग पोटेंशियल का सवाल है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी में कहीं कोई चेंज नहीं किया। क्या होता है बच्चों मैटर वेव, यानी जो ड्यूअल नेचर वाली बात है। पहले तो ये चीज देखी गई थी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए, लेकिन अब तो ये देखा जाता है कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो भी इस रूल को फॉलो करते हैं। ड्यूअल नेचर क्या है कि पार्टिकल के पास में वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों है। यानी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम लोग उसी की बात करें क्योंकि वही हम लोगों के मेन सिलेबस में है। तो ये देखा जाता है कि वो पार्टिकल नेचर भी फॉलो कर रहा है और वेव नेचर भी फॉलो कर रहा है। वेव नेचर का उसका जो वेवलेंथ है वो कितने के बराबर है, जिसको आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हो, h/p। यानी क्या मतलब निकला इसका कि अगर कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल है वो अगर मूव कर रहा है तो उसके पास में वेव कैरेक्टर भी है और पार्टिकल कैरेक्टर भी है। तो उसके वेव कैरेक्टर का जो वेवलेंथ है जिसको आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हो वो बराबर होगा लैम्डा = h/p। दैट इज, अब इसी को लिखने के बच्चों कई तरीके हो सकते हैं। मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी लिख सकते हो, मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल के टर्म्स में लिख सकते हो। तो 2mq इंटू वी डैश। बच्चों वी डैश हम लोग यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि v का यूज हम लोगों ने वेलोसिटी के लिए किया है, इसलिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ड्यूअल नेचर का कंसेप्ट। ऐसे कई क्वेश्चन बनते हैं जिसमें ड्यूअल नेचर का डी ब्रॉगली वेवलेंथ का भी यूज फोटो इलेक्ट्रिक एडिशन के क्वेश्चंस में किया जाता है। तो बच्चों आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करो और उसके साथ साथ में जो ऐप है फिजिक्स मूनशॉट का उसको जरूर डाउनलोड कर लो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और उसमें फ्री टेस्ट में जाकर के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और जो क्वेश्चंस में दिक्कत हो उसमें कोई प्रॉब्लम हो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन दिया हुआ है और स्टिल दिक्कत है तो उसको आप चैट बॉक्स में उसको पूछ सकते हो। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, बोर्स मॉडल की। बच्चों बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी ये बोर्स मॉडल बच्चों किसके लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी एक तो हाइड्रोजन हो गया, दूसरा हीलियम प्लस, लिथियम डबल प्लस, बेरिलियम ट्रिपल प्लस, मतलब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही पूरा जो बोर्स मॉडल है वो वैलिड है। बच्चों उसके एजम्पशंस क्या हैं, बोर्स मॉडल में एजम्पशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, ठीक, और उनको कहा गया स्टेशनरी ऑर्बिट्स। वो उन ऑर्बिट्स में जब घूमता है तो किसी प्रकार की कोई एनर्जी का वो लॉस नहीं करता, क्योंकि मैक्सवेल थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो उसे एनर्जी को रेडिएट करना चाहिए, उसे एनर्जी का लॉस करना चाहिए। लेकिन रियलिटी में ये नहीं देखा जाता, इसलिए बोर्स ने पहले कुछ एजम्पशंस लिए कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो वो भले ही एक्सेलरेट कर रहा है लेकिन वो किसी प्रकार की एनर्जी का कोई लॉस नहीं करता। और उन ऑर्बिट्स को नाम दिया गया क्या, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर शेल पे आता है तो वह एनर्जी को एमिट करेगा फोटोन के फॉर्म में, और अगर लोअर से हायर यानी नीचे से ऊपर गया शेल में वो तो एनर्जी को देना पड़ेगा। लेकिन जब तक वो उन ऑर्बिट्स में घूम रहा है वो किसी प्रकार की कोई एनर्जी को एमिट नहीं करेगा। वो किन शेल्स में घूमेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम दैट इज mvr ये बराबर हो किसके, nh/2π के, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। बच्चों यहाँ पे n क्या होता है, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल एंड सो ऑन। ये थे बोर्स के एजम्पशन। बच्चों ये एक तो इस फॉर्मूले से, और दूसरा जो फॉर्मूला होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे तो कोई ना कोई फोर्स ऐसी जरूर होगी जो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी, यानी 1/4πε0 Ze दैट इज न्यूक्लियस का चार्ज इनटू इलेक्ट्रॉन चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। जब आप इसको mv²/r के बराबर करते हो तो आपको दो रिलेशंस, मतलब एक ये रिलेशन और एक दूसरी सेंट्रीपिटल फोर्स से, वहां से सॉल्व करने पर आपको रिलेशंस कुछ मिलती है। बच्चों ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, R = R0 n²/z। यानी बच्चों ये फॉर्मूला क्या बता रहा है हमको, ये हमें रेडियस का रिलेशन बता रहा है।
जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा, शेल बढ़ती जाएगी, रेडियस बड़ा होता जाएगा। वेलोसिटी का रिलेशन बच्चों v इक्वल टू वी नॉट क्या होता है, z बाई n। एनर्जी का रिलेशन -13.6 आगे z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। बच्चों किसी भी सिस्टम में अगर एनर्जी निगेटिव है, टोटल एनर्जी निगेटिव है, तो ऐसे सिस्टम को आप बोलते हो क्लोज्ड सिस्टम। तो ये कंसेप्ट आपके सामने दो बार आता है, एक आता है बोर्स मॉडल जो कि सामने है, और एक आता है कहाँ, ग्रेविटेशन में, जहाँ कोई सैटेलाइट घूम रही होती है, कोई प्लेनेट घूम रहा होता है दूसरे प्लेनेट के इर्द, तो उसकी भी एनर्जी निगेटिव होती है। बच्चों जरूरत पड़ने पर ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने चाहिए, जरूरत पड़ने पर आप बाकी रिलेशंस को निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कि बताओ टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है, जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसके टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है, तो बच्चों उसके लिए तुम अपने आप ही निकाल सकते हो। प्रोपोर्शनैलिटी 2 पाई आर अपॉन वी कर दो, तो प्रोपोर्शनैलिटी अप्लाई करके रेडियस का रिलेशन क्या है, एन स्क्वायर बाई जेड। v का रिलेशन बच्चों क्या है, z बाई एन। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टाइम प्रोपोर्शनल है, बच्चों इसको ऊपर ले जाओ, तो n क्यूब बाय z स्क्वायर के। इसी तरह से बच्चों अगर हमसे पूछ लिया गया करंट का रिलेशन बताइए आप, तो करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। तो जो हम लोगों ने टाइम निकाला है उसी का इन्वर्स कर दो, या कह लो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हो जाएगा, यानी वो हो जाएगा क्या, z स्क्वायर बाय एन क्यूब। तो ये बच्चों अगर हमारे पास ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, ये प्लस जो एनर्जी का फॉर्मूला है, ये अगर हमें ध्यान रहे तो जरूरत पड़ने पर हम बाकी फॉर्मूलों को निकाल सकते हैं। जब बोर्स मॉडल में इलेक्ट्रॉन किसी हायर से लोअर शेल पे बच्चों जंप करेगा, तो वो उतने की एनर्जी को रेडिएट करेगा, उतने की एनर्जी को बाहर वो देगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन N2 शेल में से N1 शेल में जंप कर गया, तो बच्चों आप जब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो इक्वेशन क्या बनाओगे, -13.6 z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, फिर वो माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस 13.6 z स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक फॉर्मूला मिल गया 13.6 z स्क्वायर बच्चों क्या, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ये क्या आया बच्चों, ये आया जो एनर्जी एमिट करेगा फोटोन। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड शेल से फर्स्ट शेल पे आया तो कितने की एनर्जी को एमिट करेगा। बच्चों इसी बात का भी ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में कहा है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब कौन सी शेल है, थर्ड शेल है, ठीक है। तो थर्ड शेल से अगर वो फर्स्ट शेल पे आ रहा हो, सेकंड शेल पे आ रहा हो, तो इतने की वो एनर्जी एमिट करेगा। और जब इसी को आप लिखोगे hc बाई लैम्डा के, यानी जो फोटोन बाहर आ रहा है उसके बराबर कर दो, तो यहाँ से आप जब इसको नीचे लेके आते हो तो 13.6 बाय hc, इसको आप एक नया कांस्टेंट बोलते हो, कौन सा, रेडबर्ग कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रॉन जब किसी एक शेल से दूसरे शेल पे जंप कर रहा होगा तो वहां पर आपको एक स्पेक्ट्रल सीरीज मिलेगी, यानी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, जिनको आप स्पेक्ट्रल सीरीज के फॉर्म में कहते हो। यानी अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल पे आ रहा है, यानी n1 इक्वल टू 1 है, और वो ऊपर के किसी शेल से आ रहा है, तो बच्चों कौन सी सीरीज मिलती है, वो कौन सी सीरीज मिलती है, इसको बल्कि n1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी आप लिख सकते हो। तो कौन सी सीरीज मिलती है, लाइमन सीरीज। यानी इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल पे आया और वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एटसेट्रा किसी से आया, तो बच्चों कौन सी सीरीज मिलती है, लाइमन। अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल पे आया और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से आया तो बाउमर, थर्ड शेल पे आया ऊपर के किसी से तो पाशन, फोर्थ शेल पे आया ऊपर के किसी शेल से तो ब्रैकेट, फिफ्थ शेल पे आया ऊपर के किसी शेल से तो फंड सीरीज। बच्चों इसमें जो लाइमन है वो किस रेंज में होती है, अल्ट्रावायलेट। जो बामर सीरीज है बस वही एक विजिबल रेंज में है, बाकी इधर की जितनी तीनों होती है वो सब इंफ्रारेड रेंज में जाती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि लाइमन का बीटा सीरीज, ठीक, लाइमन की बीटा सीरीज, तो बच्चों उसका क्या मतलब हुआ, लाइमन सीरीज कहते ही क्वेश्चन ने ये तय कर दिया कि इलेक्ट्रॉन को आना है पहले शेल पे। और बीटा सीरीज का मतलब हुआ, या बीटा लाइन का मतलब हुआ कि वो अल्फा मतलब जस्ट ऊपर, मतलब अगर लाइमन में आ रहा है तो 1 में आ रहा है, फर्स्ट शेल में आ रहा है, अल्फा होगा तो सेकंड से 1 में आ रहा है, बीटा है तो थर्ड से 1 में आ रहा है, गामा है तो
4th से 1 में आ रहा है। तो अगर कहा गया हमसे कि बीटा सीरीज ऑफ या बीटा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो उसका मतलब निकलेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, थर्ड शेल से फर्स्ट शेल। बच्चों बाकी इसमें जैसे अगर एक्साइटेशन पोटेंशियल मांग लिया गया, मान लो एग्जामिनर ने पूछ लिया आपसे कि फर्स्ट शेल से थर्ड शेल का एक्साइटेशन पोटेंशियल बताइए आप, तो फर्स्ट से थर्ड के बीच का एनर्जी का गैप ले लो आप, और जो गैप आया उसमें से ई हटा दो, तो वही एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा। अगर एनर्जी बात की गई तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर उसमें से आप ई हटा दोगे, यानी अगर आया है सपोज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तो उसमें से ई हटा दो तो 10 वोल्ट हो गया एक्साइटेशन पोटेंशियल। बच्चों लास्ट इसमें अगर पूछा जाए कि किसी शेल से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, फोर्थ शेल से वो फर्स्ट शेल में भी आ सकता है, थर्ड में आ सकता है, थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट एंड सो ऑन, तो कितनी डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। तो ये फॉर्मूला हम ध्यान रखें, n2 - n1 n2 - n1 + 1/2। तो बच्चों ये फॉर्मूला किसका निकल के आया, ये आ गया द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रल लाइंस का। ठीक है, तो बच्चों अब इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आप लोग बेटा इसके अपने क्वेश्चंस लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, इस पर प्रैक्टिस करो, जहाँ डाउट होता है उसको पूछो। कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताओ ये आपके लिए कितना हेल्पफुल है, कौन से चैप्टर्स आपको और आप पहले चाह रहे हो। बच्चों पहले हम लोग वैसे तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस शॉर्ट आते हैं उन्हीं को रिवाइज करेंगे, लेकिन बच्चों इसमें कमेंट में लिख करके जरूर बताओ कि ये कितना हेल्पफुल है और इसको और इम्प्रूव हम लोग कैसे कर सकते हैं। पर्पस आपका भी, पर्पस हमारा भी, दोनों का एक ही है कि एक बढ़िया रैंक से आपका सिलेक्शन हो। नेक्स्ट वीडियो बच्चों हम लोग लेंगे रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू।